अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, पर्दे के पीछे की लॉबिंग, लीक हुई खुफिया दस्तावेज और एक चुनी हुई सरकार का अचानक गिर जाना। यह किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह वो असल कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं ड्रॉप साइड फाइल्स की, एक ऐसा खुलासा जिसने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप मचा दिया है। तो चलिए इस सियासी कूटनीतिक रहस्य की तह तक जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, इमरान खान की सरकार असल में गिरी कैसे? बाहर से देखने पर तो यह पाकिस्तान की संसद में लाया गया एक आम अविश्वास प्रस्ताव लग रहा था, एक अंदरूनी राजनीतिक मामला, है ना? लेकिन हाल ही में सामने आए कुछ बेहद चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, जो कि बताती है इस कहानी में सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा था। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जाल जिसने पूरी सियासत को पलट कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2022 से। जरा इस तारीख पर गौर कीजिएगा। यही वो दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, और बिल्कुल इसी दिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिला रहे थे। माना कि यह कूटनीतिक दौरा पहले से तय था, लेकिन इसका जो संदेश पूरी दुनिया में गया वो बहुत ही भयंकर था। पश्चिमी देशों के लिए और खास तौर पर अमेरिका के लिए यह टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। वाशिंगटन में इस बात को लेकर भारी नाराजगी फैल गई। अब आते हैं इस दरार के सबसे बड़े कारण पर, टकराव वाली विदेश नीतियां। दरअसल पाकिस्तान के भीतर दो बिल्कुल अलग अलग विजन आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ इमरान खान थे जिनका स्टैंड एकदम साफ था। वो अमेरिका को अपने यहाँ ड्रोन बेस नहीं देना चाहते थे और यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकताएं एकदम अलग थी। उनके लिए अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना और सबसे जरूरी देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आईएमएफ से फंडिंग हासिल करना सबसे अहम था। ये दो रास्ते कभी एक हो ही नहीं सकते थे। बात सिर्फ अलग अलग नीतियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स बताती है कि जून 2021 में जब सीआईए डायरेक्टर्स विलियम बर्न्स इस्लामाबाद के दौरे पर आए, तो प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने से कथित तौर पर साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर बात करनी है तो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे बात करे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद से ही दोनों देशों की दूरियां बढ़ गई थी, और इस वाक्य ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। और जब सामने के दरवाजे बंद होते हैं तो बैक चैनल खुल जाते हैं। जब चुनी हुई सरकार अमेरिका से दूरी बना रही थी, तब कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया। उन्होंने वाशिंगटन में सीधे लॉबिंग करने के लिए एक पूर्व सीआईए स्टेशन चीफ को ही काम पर रख लिया। हैरानी की बात यह है कि यह सब प्रधानमंत्री के जानकारी के बिना हो रहा था। यानी सेना चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके अमेरिका के साथ खुद रिश्ते सुधारने में लग गई थी। अब रुख करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ, द ड्रॉप साइड फाइल्स और खुफिया सफर का सच। खोजी पत्रकारिता करने वाले संगठन ड्रॉप साइट ने एक लीक हुआ और 3 पन्नों की खुफिया दस्तावेज पब्लिश किया। इसमें 7 मार्च 2022 को हुई अमेरिका और पाकिस्तानी राजनयिकों की एक अहम बैठक का पूरा ब्यौरा है, और इसमें जो दावा किया गया है वो होश उड़ाने वाला है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने कथित तौर पर कहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा बयान था जिसने पूरी सियासी तस्वीर को एक नया एंगल दे दिया। तो चलिए इन अलग अलग घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं, तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। पहला, 7 मार्च को अमेरिका में वो विवादित कूटनीतिक बैठक होती है। दूसरा, ठीक 1 महीने बाद 9 अप्रैल को इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। तीसरा, सरकार गिरते ही पाकिस्तान को वो आईएमएफ बेल आउट पैकेज जो जाने कब से अटका हुआ था, अचानक चमत्कारी रूप से पास हो जाता है। यह क्रोनोलॉजी काफी कुछ बयां करती है, और सरकार बदलते ही विदेश नीति में जो रातों रात बदलाव आया वो भी देखने लायक था। जहां पहले पाकिस्तान यूक्रेन मामले में न्यूट्रल था और रूस से नजदीकियां बढ़ा रहा था, वहीं नई सरकार आते ही पूरा गेम पलट गया। जो देश संयुक्त राष्ट्र में रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वो अब अचानक यूक्रेन को हथियार गोला बारूद सप्लाई करने लगा। यह एक 180 डिग्री का एक बिल्कुल यू टर्न था, और इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। दंगे और सत्ता पर मजबूत पकड़ 9 मई 2023 का दिन पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया।
पहली बार आम नागरिक सीधे सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और लाहौर के जिन्ना हाउस तक को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे पूरा सिस्टम ही क्रॉकडाउन पर उतर आया। पीटीआई पार्टी को पूरी तरह से कुचलने का अभियान शुरू हो गया और इसी उथल पुथल के बीच लंदन प्लान जैसी कथित डील की खबरें भी आने लगी, जो सत्ता बंटवारे का एक नया ब्लूप्रिंट बताई जा रही थी। इस पूरी राजनीतिक संतरज में एक बहुत ही अहम किरदार की वापसी होती है, जनरल असीम मुनीर। दिलचस्प बात देखिए, 2019 में इमरान खान ने मुनीर को एक टॉप पोस्ट से हटा दिया था, लेकिन नवंबर 2022 में वही असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनकर लौटते हैं और आते ही वो तेजी से सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। सत्ता का यह पहिया कैसे घूमकर वापस वहीं आ गया, यह वाकई हैरत अंगेज है। लेकिन बात सिर्फ अंदरूनी सियासत की नहीं है, अब बात करते हैं परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों की। 3000 किलोमीटर या कोई मामूली दूरी नहीं है। 9 अप्रैल 2000 के बाद, याद है ना यह तारीख, जिस दिन इमरान खान की सरकार गिरी थी, ठीक उसी दिन पाकिस्तान ने अपने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। रिपोर्ट्स बताती है कि 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल सैद्धांतिक रूप से इजराइल तक पहुंच सकती है। इस एक परीक्षण ने वाशिंगटन के माथे पर चिंतन की गहरी लकीरें खींच दी थी। अमेरिका के इस टेंशन को कम करने के लिए अक्टूबर 2022 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारियों को पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने का ऑफर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान के भीतर ही इसका भारी विरोध हुआ। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने इसे रोक दिया क्योंकि उनके कमांडर स्ट्रक्चर में नागरिक नेतृत्व भी शामिल था, जो ऐसे किसी भी बाहरी दखल के खिलाफ था। इसी अंदरूनी खींचतान और परमाणु ठिकानों तक पहुंच ना मिल पाने का नतीजा था वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। अक्टूबर 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास बिना किसी तालमेल के परमाणु हथियार हैं। कूटनीति की दुनिया में यह बहुत ही आक्रामक और गंभीर टिप्पणी थी। तो इस कमांड वाले कंफ्यूजन को सेना ने हमेशा के लिए कैसे सुलझाया? रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल असीम मुनीर ने सत्ता में आते ही इसे अपने तरीके से हैंडल किया। 2025 तक खुद को फील्ड मार्शल बनाने और ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी को भंग करने की तैयारी कर ली गई। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार का पूरा कंट्रोल अब नागरिक सरकार या किसी कमेटी के पास नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक व्यक्ति यानी आर्मी चीफ के पास आ गया। अंत में रुख करते हैं पाकिस्तान के उस सदाबहार दोस्त की तरफ जिससे रिश्ते अब कुछ बदलने लगे हैं। वो है चीन। हाल ही के दिनों में यह बिल्कुल साफ हो गया कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच वो पुरानी वाली बात नहीं रही। अरबों डॉलर का सिपेक प्रोजेक्ट धीमा पड़ चुका है। चीन बिजली कंपनियां का भारी भरकम कर्ज बढ़ता जा रहा है जिसे पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में लगातार हुए आतंकी हमलों में 21 नागरिकों की मौत ने बीजिंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया। यही वजह है कि हालिया दौरों पर पाकिस्तानी नेताओं को चीन में काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला। चीन को खुश करने और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक ताकत वापस पाने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा दांव चला। पाकिस्तान ने कथित तौर पर चीन को ग्वादर बंदरगाह पर एक परमानेंट सैन्य बेस बनाने का ऑफर दे दिया और इसके बदले में क्या मांगा? अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन और सबसे अहम चीज न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियां। यह एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रेड था जो पूरे दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता था। लेकिन क्या चीन इस डील के लिए माना? रिपोर्ट्स कहती है कि चीन ने परमाणु पनडुब्बियों की इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। बीजिंग बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन दी तो उस पर दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ और परमाणु प्रसार का सीधा आरोप लगेगा। चीन इस वक्त कोई नया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बवाल मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इस विवाद को से खुद को बाहर कर लिया। अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के उस मोड़ पर जहां से कई नए सवाल खड़े होते। एक तरफ तेजी से बदलते ग्लोबल अलायंस और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति और परमाणु हथियारों का बदलता कमांड स्ट्रक्चर और ऊपर से चीन की इस बड़ी मिस्ट्री डील से पीछे हट जाना। इन सबके बीच दक्षिण एशिया की सुरक्षा का भविष्य आखिरकार क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।